आज हम लोग सारनाथ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। सारनाथ भारत में उत्तर प्रदेश में आता है, बनारस के सामने है। ठीक है, गंगा नदी के घाट। मैप में हम लोग देखें तो ये हम लोग का भारत का मैप है। इस भारत का मैप में हम लोग देख सकते हैं सारनाथ यहाँ पर। ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी, यहाँ पे हम लोग का गंगा नदी से लगने में। ठीक है। सारनाथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के इतिहास में। बहुत सारे राजनीतिक एवं धार्मिक घटनाएं सारनाथ में हुआ है। हम लोग आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ना, सारनाथ का जो प्राचीन नाम है, सारनाथ का ऐसे तो बहुत सारे प्राचीन नाम है। जैसे एक का नाम है, इनका नाम है सारंगनाथ। एक सारनाथ का नाम क्या है? सारंगनाथ। ये जो सारनाथ नाम दिया गया है या फिर ये प्राचीनतम नाम है, ये किनके अनुसार है? ना, अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। ये ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर हुआ करते थे भारत में। और ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते थे आर्कियोलॉजी में, यानी पुरातत्वविद में। इन्होंने ही इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का निर्माण किए थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये पहले डायरेक्टर भी रहे हैं। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इनके अनुसार सारनाथ का पुरातन नाम क्या था? सारनाथ। सारनाथ क्यों? सारनाथ भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम है। और हम लोग जानते हैं सारनाथ में सारनाथ मंदिर भी है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के हिसाब से उनका जो बोलना था कि सारनाथ का पूरा नाम क्या है ना, सारनाथ। इसके अलावा और बहुत सारे साक्ष्य मिलता है जिसमें ये पता चलता है कि सारनाथ के दूसरा नाम ऋषिपत्तनम भी है। ऋषिपत्तन। इसके अलावा ईसीपत्तन भी इसका नाम है। इसके अलावा मृगदाय या मृगदाव, मृगदाय एवं मृगदाव भी इसका पुरातन नाम है। सारनाथ में बहुत सारे धर्म के मंदिर हैं, जैसे हिंदू धर्म का है, बौद्ध धर्म का है एवं जैन धर्म का है। ऐसा नहीं कि सारनाथ में जितने मंदिर वगैरह बनाए गए हैं वो केवल मात्र भारतीय लोगों के द्वारा बनाए गए, नहीं। तिब्बत के लोगों के द्वारा, चाइनीज के लोगों के द्वारा, कोरियन लोगों द्वारा, जापान के लोगों के द्वारा, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, यहाँ के तत्कालीन लोगों ने यहाँ पे खूब सारे मंदिरों का निर्माण करा। कुछ बिहारों का निर्माण हुआ था। बिहार बिहार उस समय पहाड़ों में, गुफाओं में गुफाओं वगैरह में बनाया जाता था। बरसात के दिनों में जो ऋषि मुनि वगैरह लोग होते थे, उन लोगों के लिए एक आश्रय का स्थल हुआ करता था, एक तरह का रेस्टिंग हाउस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बिहार वगैरह भी बनाए गए हैं। ठीक है, ये न केवल भारतीय लोगों के, अभी तो बाहर के लोगों के लिए भी। सारनाथ भारतीय इतिहास के 3 राजवंशों से जुड़ा हुआ है और उनसे संबंधित है। एक हमारे पास मौर्यन एम्पायर से, दूसरा हमारे पास सुंग एम्पायर से, और तीसरा है सातवाहन एम्पायर से। 3 राजवंशों से सारनाथ जुड़ा हुआ है। एक क्या? मौर्यन एम्पायर, दूसरा हो जाएगा सुंग वंश एंड तीसरा हो जाएगा सातवाहन वंश। हम लोग जानते हैं मौर्यन एम्पायर से ही संबंधित थे कौन? अशोक। अशोक के द्वारा जो अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया था वो सारनाथ में ही किया गया था। वाराणसी के सारनाथ में अशोक के द्वारा अशोक स्तंभ बनाया गया था 3रे शताब्दी बीसी में, 3rd सेंचुरी बीसी में। 3rd सेंचुरी बीसी में जब मौर्य एम्पायर हुआ करता था तो अशोक मौर्य एम्पायर से संबंधित थे। उन्होंने सारनाथ में अशोक स्तंभ ने अपना स्तंभ निर्माण कराए थे, जो कि एक मोनोलिथिक स्तंभ है। इस स्तंभ का खोज एक इंसान ने किया था, उनका नाम है F.O. ऑर्टेल। F.O. ऑर्टेल के द्वारा 1904-1905 में सारनाथ में अशोक स्तंभ का खोज किया गया था। ये अशोक स्तंभ आज हम लोग का क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, नेशनल एम्बलम है। एंड ये अभी रखा कहा गया है? सारनाथ में 1910 में एक म्यूजियम बनाया गया था कि सारनाथ में जितने भी फाइंडिंग्स मिले हैं उन सबको वहां पर रखा जाएगा, उनको शिक्षा के लिए, डिस्कवरी के लिए और ज्ञान के लिए संरक्षित किया जाना था। और इसी जगह में अभी सारनाथ म्यूजियम में अशोक स्तंभ को रखा हुआ है। ये अशोक स्तंभ हम लोग का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो कि हम लोग के नोट में और सरकारी काम काजों में हम लोग इसको देख सकते हैं। इसमें 4 लाइन्स एक दूसरे को ऑपोजिट बैक टू बैक घेरे हुए हैं। सारनाथ में मंदिरों के अलावा खूब सारे बिहार भी हुआ करते थे, जैसा हम लोगों ने भी चर्चा किया।
7वीं शताब्दी में यानी 7th सेंचुरी एडी में चाइना से एक ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था हेनसान। हेनसान 7th सेंचुरी में चाइना से भारत आए थे। उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उनमें ये वर्णन होता है कि सारनाथ में करीबन 30 गो विहार हुआ करता था, जिसमें करीबन 3000 लोगों का आश्रय स्थल बना हुआ था। ये तो था वंशों एवं जानकारी ढंग के एस्पेक्ट में सारनाथ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध से संबंधित है सारनाथ। सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन के अलग अलग भागों में आया है। जैसे गौतम बुद्ध के जीवन के 3 महत्वपूर्ण रत्न कौन सा है? एक बुद्धा, एक है धर्म और एक क्या? संघ। संघ का निर्माण सारनाथ में ही गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था और यहीं पे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ संघ में लोगों का एडमिशन भी शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। क्या क्या है ना? एक है महाभिनिष्क्रमण, एक है संबोधि, एक है धर्म चक्र प्रवर्तन और एक क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। 4 मेन घटनाएं क्या क्या है ना? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जब वो 29 साल की उम्र में अपने गृह को यानी घर को त्यागे थे, वो था महाभिनिष्क्रमण। जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था बुद्धत्व का, वो था संबोधि। एंड जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और जब उन्होंने निर्वाण लिए यानी मोक्ष यानी मृत्यु की प्राप्ति हुआ तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब इन चारों में से सारनाथ से जुड़ा हुआ कौन सा है ना? ये हमारे पास धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ से जुड़ा हुआ। जब गौतम बुद्ध को बुद्धत्व का ज्ञान मिलता है तो उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। उनके द्वारा उनके जो 4-5 वो शिष्य थे, उन 5 शिष्यों को गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में, याद रहे किस भाषा में? पाली भाषा यानी पाली लैंग्वेज में अपना पहला उपदेश दिए थे। आज सारनाथ में महाबोधि मंदिर है। उस महाबोधि मंदिर के इर्द गिर्द में एक जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को बैठा कर दिखाया गया और उनके इर्द गिर्द 5 शिष्यों को केसरिया रंग के कपड़ा पहने हुए दिखाया गया। ठीक है, तो प्रवर्तन से संबंधित कौन सा है? नाम का सारनाथ मंदिर। इसके अलावा गौतम बुद्ध के अलावा अगर हम देखें जो हेनसान थे, जो 7वीं शताब्दी में आए थे, उनके हिसाब से वाराणसी में और 2 स्तूप का निर्माण किए थे। किसने? अशोक के द्वारा किया गया था। एक हमारे पास किया था ना धम्मिक स्तूप और एक था धर्मराज जी का स्तूप। धम्मिक एंड धर्मराज जी का। धम्मिक एंड धर्मराज जी का स्तूप में से अभी सिर्फ धम्मिक स्तूप ही बचा हुआ है। उसके पीछे का कारण वाराणसी में तत्कालीन राजा हुआ करता था जो 1794 में एक अगर अपना शहर बसा रहा था। ठीक है, उसका नाम था जगतगंज। जगतगंज एक राज्य बसा रहा था या फिर एक शहर बसा रहा था। जगतगंज राज्य बनाने में या फिर शहर बनाने के लिए जो ईंटों का जरूरत पड़ रहा था तो उसके लिए उन्होंने क्या था? धर्मराज का स्तूप को तोड़ दिया था और वहां से पत्थर यानी ईटा को लाया गया था। इस प्रकार से भारतीय इतिहास का एक पूर्ण स्तूप को तोड़ दिया गया था। खैर जो भी हो, सारनाथ भारतीय इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सारनाथ के बारे में और अगर हम लोग जानना चाहें तो गौतम बुद्ध के अलावा यहाँ पे जो मंदिर वगैरह है, जैसे बोधि टेम्पल हो गया, बुद्ध धर्म के कुछ और मंदिर वगैरह है। ठीक है, तो ये सारनाथ में, सारनाथ कहाँ पे हो गया था? उत्तर प्रदेश में हो गया। याद है सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, इतना ही सारनाथ के बारे में। स्टे ट्यून्ड।